प्रिया और राहुल सिम्मी को समझा रहे थे कि उसे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, लेकिन सिम्मी संकोच कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि काजल और वीर की सगाई में कोई तमाशा हो, लेकिन प्रिया ने अपने तर्क देकर उसे सच बताने के लिए मना ही लिया। सिम्मी बहुत देर सोचने के बाद बोली, शायद तुम लोग ठीक कह रहे हो। मुझे वीर को सच बताना चाहिए, वरना अपनी आखिरी सांस तक मैं यही सोचती रहूंगी कि उस वक्त थोड़ी हिम्मत कर ली होती तो शायद वीर मेरे साथ होते। ये वक्त वही है, मैं इस वक्त को गवा नहीं सकती। फिर चाहे अंजाम कुछ भी हो, वीर मुझे एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक, वरना मैं उन दोनों से माफी मांगकर वापस चली आऊंगी। राहुल बोला, ये हुई ना बात। एक काम करते हैं, कल हम दोनों भी वीर की सगाई में चलते हैं। हम वहां रहेंगे तो तुम्हें मोरल सपोर्ट मिलेगा। क्या कहती हो प्रिया? वो प्रिया से पूछने लगा। प्रिया कहने लगी, हाँ हमें भी चलना चाहिए। वैसे भी वीर ने मुझे मैसेज में इनवाइट किया है, तो मैं जाने ही वाली थी। राहुल बोला, तो फिर तय रहा, कल शाम हम दोनों भी सगाई में चलेंगे। राहुल और प्रिया की बात सुनकर सिम्मी ने गहरी सांस ली और खुद को अगले दिन के लिए तैयार करने लगी। यहाँ सिम्मी वीर को लेकर परेशान थी, वहीं वीर के घर में सगाई की तैयारी चल रही थी। आशा जी भी गांव से आ गई थी। उन्हें जब पता चला कि सिम्मी अपने मायके में है और उसे यहाँ लाने के लिए एक नाटक रचा जा रहा है, तो पहले तो वो बहुत नाराज हुई, लेकिन फिर बुआ जी ने उन्हें समझाया कि इस तरह सिम्मी को वीर की अहमियत समझ आएगी, और आ भी रही है। उन्होंने बताया कि सुवर्णा जी भी इसमें शामिल है, और साथ ही उन्होंने सिम्मी की वर्तमान हालत के बारे में भी बताया। आशा जी सब कुछ जानकर सोचने लगी कि शायद यही सही रहेगा। वीर और सिम्मी को करीब लाने के लिए इनका दूर होना जरूरी था। जिस प्यार को जगाने के लिए उन्होंने गांव में वीर और सिम्मी की दूसरी शादी करवाई थी, वो प्यार तलाक के नकली नाटक से जाग रहा था, और ये देखकर आशा जी को काफी राहत महसूस हो रही थी। अब वो सभी लोग राधा की सगाई के काम में व्यस्त हो गए। बुआ जी की बहू रीता भी उनके कामों में हाथ बंटा रही थी। वहीं राधा और नील अपने भविष्य के सपने संजो रहे थे। नील भी अब चोट से बहुत हद तक उबर चुका था, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं था, इसलिए उसने अब तक ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं की थी। उसके परिजन जो कि गांव से आए हुए थे, उसके साथ सरकारी आवास में रह रहे थे और सगाई की तैयारी कर रहे थे। चूंकि उनका घर छोटा था, तो उन्होंने तय किया था कि सगाई का प्रोग्राम वीर के घर में रखेंगे। इस सगाई में सिर्फ खास लोग ही शामिल होने वाले थे, जैसे राधा और नील का परिवार और अधिराज जी की फैमिली। उनके अलावा वीर ने अपने कुछ साथी पुलिस वालों को आमंत्रित किया था, जिनमें काजल भी एक थी। आज सगाई का दिन था। सिम्मी को सुबह से धक धक हो रही थी कि शाम को क्या होगा। क्या वीर उसकी बात सुनेगा? कहीं सच जानने के बाद वो नाराज हो गया तो? कहीं सगाई में कोई तमाशा हो गया तो? यही सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। वो अपने बिस्तर पर बैठी इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि सुवर्णा जी उसके कमरे में आए और बोली, सिम्मी बेटा, तू आज शाम क्या पहनने वाली है? सिम्मी उखड़े स्वर में बोली, कुछ भी पहन लूंगी। सुवर्णा जी कहने लगी, अरे वीर की सगाई है, ऐसे कैसे कुछ भी पहन लेगी? तू उसकी पहली बीवी है, तो कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि नहीं? उसकी दूसरी बीवी को पता होना चाहिए कि तू कितनी मॉडर्न है, इसलिए मेरे ख्याल से तू ये हॉट साड़ी पहन कर चल। देख, इसका ब्लाउज भी बैकलेस है ना, एकदम हॉट। सुवर्णा जी उसे चिढ़ाते हुए बोली। सिम्मी उस साड़ी को देखकर बोली, मॉम आप कब से इतनी बोल्ड हो गई? आपको तो ऐसे कपड़े पसंद नहीं थे। सुवर्णा जी कहने लगी, अरे पागल, ये मेरे लिए थोड़ी है, ये तो तेरे लिए है। तू पहनेगी तो अच्छी लगेगी ना। सिम्मी मुंह बनाए बोली, आप अपना देखो, मैं अपना देख लूंगी। ये कहकर वो गुस्से में वॉशरूम चली गई। उसके जाने के बाद सुवर्णा जी मन ही मन खुश होते हुए बोली, लगता है मिर्ची लग गई। अच्छा है, जितना चिढ़ेगी उतना ही वीर के लिए प्यार बढ़ेगा। बस अब शाम को सब ठीक ठाक से निपट जाए। भगवान, अब सब तुम्हारे हाथ में है। इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कर दे, इसलिए इसे थोड़ी अक्ल देना, ताकि ये सब कुछ प्लान के मुताबिक करे। आज अधिराज जी भी हाफ डे लेकर जल्दी घर आ गए थे। वो और सुवर्णा जी वीर के घर जाने के लिए तैयार होने लगे। कुछ देर में वो दोनों तैयार होकर हॉल में आए और सिम्मी को आवाज देने लगे। तभी सिम्मी अपने कमरे से बाहर आए तो वो दोनों उसे देखते ही रह गए। सिम्मी ने आज अपनी करवाचौथ वाली साड़ी पहनी थी, जिसे वीर ने ही दिलवाया था। उस साड़ी में वो उसी तरह तैयार हुई जैसे करवाचौथ के दिन तैयार हुई थी। सुवर्णा जी उसे इस रूप में देखकर हैरान रह गई। वो बोली, बेटा ये क्या है? तुमने ये लाल साड़ी क्यों पहनी है? सिम्मी बोली, आपने कहा था ना कि वीर की दूसरी बीवी को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। आज उसे अच्छे से पता चल जाएगा कि सिम्मी कौन है। ये कहकर वो मन ही मन सोचने लगी, सिम्मी कल भी वीर की बीवी थी, आज भी वीर की बीवी है और हमेशा वीर की ही बीवी रहेगी। अधिराज जी बोले, तुम रेडी हो तो चले हम। सिम्मी ने हामी भरी और फिर वो तीनों गाड़ी लेकर वीर के घर के लिए निकल गए। कुछ देर में वो वीर के घर पहुंचे तो वहां घर के बाहर टेंट लगाकर सगाई का प्रोग्राम रखा हुआ था। वहां की सजावट देखकर ही पता चल रहा था कि वीर सगाई को लेकर कितना खुश है। तभी तो इतनी महंगी साज सज्जा की गई थी।
कुछ देर बाहर खड़े रहने के बाद सिम्मी अपने माता पिता के साथ अंदर गई। अंदर कई मेहमान आए हुए थे, उनमें से ज्यादातर पुलिस वाले ही थे। अधिराज जी ने उन्हें देखा तो वो सुवर्णा जी से बोले, आओ तुम्हें अपने कुछ लोगों से मिलवाता हूँ। सिम्मी बेटा, तुम भी तब तक वीर के घर वालों से मिल लो। ये कहकर वो सुवर्णा जी को साइड में ले गए। दरअसल दोस्तों से मिलना तो बहाना था, असल में वो सिम्मी को अकेले छोड़ना चाहते थे ताकि वो वीर से जाकर बात कर सके। उनके जाने के बाद सिम्मी ने सोचा कि अभी अच्छा मौका है, इस वक्त मैं वीर से बात कर सकती हूँ। अभी ज्यादा मेहमान भी नहीं आए हैं, काजल की फैमिली भी अभी तक नहीं पहुंची थी, तो उसने सोचा इस वक्त बात की जाए तो कोई तमाशा नहीं होगा। यही सोचकर वो वीर को ढूंढने लगी। वो सभी लोगों में वीर को तलाश रही थी, लेकिन वीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे बुआ जी दिखी। उसने बुआ जी से पूछा, बुआ जी, वीर कहाँ है? बुआ जी यहाँ वहां देखते हुए बोली, वो शायद अपने कमरे में तैयार हो रहा होगा। क्यों, क्या हुआ? सिम्मी बोली, नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। फिर वो वीर के घर में गई और वहां वीर को तलाशने लगी। वहां कई मेहमान आए हुए थे जो वीर के पहचान वाले थे। सिम्मी ने सबको नमस्ते किया और वीर के कमरे में चली गई। वहां उसने देखा कि आशा जी और कुछ अन्य औरतें बातें कर रही हैं। आशा जी को देखकर सिम्मी एकदम चौंक गई और फिर नजरें झुकाकर उनका आशीर्वाद लेने चली गई। उसने आशा जी के पैर छुए तो आशा जी बोली, खुश रहो। किसी काम से आए हो? सिम्मी बोली, हाँ, वीर को ढूंढ रही थी। कहाँ है वो? आशा जी बोली, वो काम में व्यस्त है, देखो कहीं दिख जाए तो। सिम्मी ने ठीक है कहा और तुरंत उसके कमरे से बाहर निकल गई। फिर उसने सारे घर में वीर को ढूंढा, लेकिन उसे वीर नहीं दिखा। तभी उसकी नजर छत की ओर जाती हुई सीढ़ियों पर गई। उसने ऊपर जाकर देखा तो वीर बिस्तर वगैरह रख रहा था। उसे देखकर सिम्मी के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। वो वीर के पास जाकर बोली, वीर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वीर जो कि गद्दे वगैरह रख रहा था, वो सिम्मी की ओर देखकर बोला, बाद में, अभी थोड़ा बिजी हूँ। ये कहकर वो तेजी से नीचे चला गया। सिम्मी भी उसके पीछे पीछे चलने लगी और बोली, वीर 2 मिनट मेरी बात सुन लो, बहुत अर्जेंट है। वीर सामान ले जाते हुए बोला, सगाई के बाद बात करते हैं, अभी काजल की फैमिली पहुंचने वाली है, उससे पहले मुझे बहुत काम निपटाने हैं, सगाई के बाद आराम से बात करेंगे। सिम्मी उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, तुम प्लीज 2 मिनट रुक जाओ, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। वीर उसकी बात अनसुना करके गद्दे ऊपर नीचे कर रहा था। ये देखकर सिम्मी को खींच और गुस्सा आ रहा था। उसने बार बार वीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वीर अपने काम में लगा रहा। आखिर में जब वो तकिए चादर लेकर जा रहा था तो सिम्मी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके हाथ से बिस्तर छीनकर फेंकते हुए गुस्से में बोली, मैंने कहा मेरी बात सुनो। वीर हैरान सा उसकी ओर देखते हुए बोला, ये क्या किया तुमने, पागल हो गई हो? सिम्मी गुस्से में चीखते हुए बोली, हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ, तुमने पागल कर दिया है मुझे, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ वीर, आई लव यू। ये कहते हुए उसकी आवाज धीमी हो गई। वीर उसकी आंखों में एकटक देखे जा रहा था। आज उसकी आंखों में प्रेम और सच्चाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। वीर बोला, तुम मजाक कर रही हो राइट? सिम्मी बोली, मजाक तो तुमने मेरा बना दिया है। पिछले कई दिनों से तुमसे अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझे कोई मौका ही नहीं दे रहे। कल कैफे में भी मैंने तुम्हें यही बताने के लिए बुलाया था, लेकिन तुमने तो मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा दे दिया वीर। ये कहते हुए उसकी आवाज रूंध गई। इस वक्त वीर और सिम्मी परिजन वहीं मौजूद थे और दूर से उनकी बातें सुन रहे थे। राहुल और प्रिया भी सही मौके पर वहां पहुंच गए और सिम्मी के इजहार के गवाह बन गए। सिम्मी वीर के घर पहुंचकर उससे अकेले बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वीर बुआजी के प्लान के मुताबिक उसे इग्नोर कर रहा था। हारकर सिम्मी ने सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया, जिसे सुनकर वीर शौक रह गया। जिस पल का उसे इंतजार था, वो पल आखिर आ ही गया। आज सिम्मी ने उससे अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। वीर तो मानो आज हवा में उड़ रहा था। वो मंत्रमुग्ध सा सिम्मी की बातें सुनता जा रहा था। उसे चुप देखकर सिम्मी बोली, मैं सच कह रही हूँ वीर, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नहीं जानती कि कब हुआ, कैसे हुआ, बस हो गया। तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जहां जाती हूँ तुम्हें ही मिस करती हूँ। यहाँ तक कि अपना घर भी अब अपना सा नहीं लगता। तुम्हारे बिना मेरी सारी खुशियां अधूरी है वीर। मेरी जिंदगी और मेरी खुशियां तुमसे है। और ये मुझे तब समझ आया जब बहुत देर हो गई। वीर सिम्मी की आंखों में देखते हुए बोला, हो सकता है कि तुम्हें ये सब इसलिए फील हो रहा हो क्योंकि तुम्हें मेरी आदत हो गई है। साथ रहते रहते अक्सर ऐसा हो जाता है सिम्मी, जरूरी नहीं कि हर आदत प्यार ही हो। सिम्मी रुंधे गले से बोली, आदत होती तो इतने दिनों में छूट गई होती, लेकिन तुमसे अलग होने के बाद तो मेरी दुनिया ही बेरंग हो गई है। जानते हो, तुमसे अलग होने के बाद हर पल मैंने तुम्हें मिस किया, तुमसे जुड़ी चीजों में तुम्हें महसूस किया।
आज भी मैं ये लाल साड़ी इसलिए पहनकर आई हूँ कि अगर तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगे तो ठीक, वरना तुम्हारे एहसास को ही अपनी जिंदगी बनाकर बाकी उम्र काट लूंगी। मेरी जिंदगी में जो रंग तुमने भरे थे वो तुम्हारे बाद कोई और नहीं भर पाएगा। तुम मेरा आखिरी प्यार हो वीर, और हमेशा रहोगे। ये कहते हुए वो भावुक हो गई। सिम्मी की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग मन ही मन खुश हो रहे थे। राहुल खुद से बड़बड़ा रहा था, हाँ बोल दो वीर, ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। राहुल की बात सुनकर प्रिया बोली, वीर की हाँ ही है। ये सब जो हो रहा है सिर्फ एक नाटक है। राहुल चौंक कर बोला, क्या नाटक, किसकी तरफ से? प्रिया बोली, हम सबकी तरफ से। सबको सच पता है सिवाय सिम्मी के। राहुल कंफ्यूज सा सोच में डूबा हुआ था तो प्रिया ने उसे सारी बात बताई। राहुल ओह अच्छा कहने लगा तो प्रिया बोली, अब शांत रहो और वहां देखो। फिर वो दोनों वीर और सिम्मी को देखने लगे। सिम्मी ने वीर को अपने दिल की बात बताई तो वीर गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन अब तो सगाई की तैयारी हो चुकी है। काजल की फैमिली कभी भी पहुंच सकती है। तभी काजल की आवाज आई, पहुंच सकती नहीं है, पहुंच चुकी है। काजल की आवाज सुनकर सिम्मी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वो डरने लगी कि अब काजल क्या कहेगी। वीर ने सिम्मी को घबराते हुए देखा तो वो उसके कान में कहने लगा, तुम काजल को मना लो तो मैं कुछ सोच सकता हूँ। सिम्मी हैरत भरी नजर से वीर को देखने लगी तो वीर ने पलके झपकाकर हामी भरी। सिम्मी ने भी हामी में सिर हिलाया और फिर काजल के पास जाकर हिम्मत करके बोली, काजल वो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। एक्चुअली मैं वीर से प्यार करती हूँ। ये कहते हुए उसके शब्द अटक रहे थे। काजल एकटक सिम्मी को देखे जा रही थी तो सिम्मी बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये सुनकर बुरा लग रहा है, लेकिन सच यही है। इसमें वीर की कोई गलती नहीं है। इन्होंने और इनकी फैमिली ने तो मुझे बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं ही अपने प्यार को नहीं समझ पाए। अब जब वीर से अलग हो गई हूँ तब समझ आ रहा है कि वीर की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत थी। काजल सधे हुए लहजे में बोली, तो अब तुम क्या चाहती हो? सिम्मी बोली, मैं सिर्फ वीर को चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम उससे शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे रास्ते नहीं आऊंगी। मैं वीर को अपने दिल की बात बता पाए, मेरे लिए यही बड़ी बात है। अब तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। काजल हम कहते हुए सोच में डूब गई। उसे चुप देखकर सिम्मी सोचने लगी कि ये इतनी जल्दी वीर को नहीं छोड़ेगी, इसलिए उसकी ना सुनने से पहले ही सिम्मी वहां से जाने लगी। तभी काजल ने उसे आवाज दी, रुको, मेरा जवाब सुने बिना ही जा रही हो? सिम्मी ने पलट कर देखा तो काजल बोली, मैं एक शर्त पर सगाई तोड़ सकती हूँ। तुम मुझे एक ऐसी वजह बताओ कि वीर के लिए तुम मुझसे बेहतर कैसे हो। सिम्मी नम आवाज में बोली, किसी भी तरह से नहीं। तुम हर चीज में मुझसे आगे हो, शायद मुझसे ज्यादा प्यार भी करती हो। लेकिन अब मैं वीर को पाना नहीं चाहती, उसे खुश देखना चाहती हूँ। वो तुम्हारे साथ रहना चाहे तो भी मुझे मंजूर है। बस वीर को खुश रखना, उनकी इज्जत करना, उन्हें वो केयर और प्यार देना जो मैं कभी नहीं दे पाई। ये कहकर सिम्मी जाने लगी। तभी काजल उसका हाथ पकड़कर बोली, जब तुम्हें वीर की इतनी ही फिक्र है तो उसे छोड़कर जा ही क्यों रही हो? जाओ अपने वीर को संभालो। ये कहते हुए काजल ने उसे वीर की ओर जाने का इशारा किया। काजल की बात सुनकर सिम्मी खुशी से फूले नहीं समाये और मुस्कुराकर वीर की ओर देखने लगी। वीर ने भी उसे देखकर अपनी बाहें फैला दी। सिम्मी दौड़कर वीर के पास गई और उसके गले लग गई। वीर ने भी उसे बाहों में भर लिया और बोला, आई लव यू सिम्मी, आई लव यू सो मच। सिम्मी भी रोते हुए बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वीर, आई लव यू सो मच। उन दोनों को इस तरह प्यार का इजहार करते देखकर सबके चेहरे खुशी से खिल गए। सुवर्णा जी की तो आंखें ही भर आई। बुआजी और आशा जी भी खुश होकर उन दोनों को ही देखे जा रही थी। तभी सुवर्णा जी बोली, अरे भाई अब इनका मिलन हो गया है तो इन्हें सच्चाई भी बता दे क्या? सिम्मी ने पलटकर अपनी मां की ओर देखते हुए पूछा, कौन सी सच्चाई मॉम? सुवर्णा जी बोली, तेरे तलाक की और इतने दिनों से जो नाटक चल रहा था उसकी। सिम्मी कंफ्यूज सी कभी वीर की ओर देखती तो कभी अपनी मां की ओर। वो बोली, क्या मतलब? सुवर्णा जी मुस्कुराते हुए बोली, तुम दोनों ने जिन तलाक के कागजों पर साइन किए थे वो नकली कागज थे। असल में तुम्हारा कभी तलाक हुआ ही नहीं। अब तक जो भी चल रहा था वो सब हम बड़ों का प्लान किया हुआ नाटक था। ये कहकर सुवर्णा जी ने उसे अपने व्यवहार परिवर्तन, वीर की अनदेखी और वकील से झूठे तलाक के कागज बनवाने से जुड़ी सारी बातें बताई। सारी सच्चाई जानकर सिम्मी वीर की ओर देखने लगी और बोली, तुम भी इनके साथ शामिल थे? वीर अफसोस जताते हुए बोला, सॉरी यार, बुआजी ने मुझे कसम दे रखी थी, इसलिए मुझे भी नाटक में शामिल होना पड़ा। सिम्मी गुस्से में बोली, मैं इतने दिन तुम्हारे लिए परेशान थी और तुम नाटक कर रहे थे, मेरी फीलिंग्स से खेल रहे थे। जाओ, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, कर लो काजल से ही सगाई। ये कहकर वो गुस्से में जाने लगी। सभी लोग उसे सिम्मी रुक जा कहकर आवाज देने लगे, लेकिन वो गुस्से में वहां से चली आई। वो अकेली सड़क पर जा रही थी तो वीर उसके पीछे पीछे पार्किंग तक आया और उससे बोला, सिम्मी मेरी बात तो सुनो। सिम्मी बोली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी,
तुम जाओ यहाँ से। ये कहकर वो अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी। तभी वीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और एक झटके में उसे अपनी ओर घुमाया। अब वो और सिम्मी एक दूसरे के बहुत करीब थे। सिम्मी नम आंखों से वीर को देखे जा रही थी, मानो आंखों से ही उससे शिकायत कर रही हो। वीर भी आंखों ही आंखों में उससे माफी मांग रहा था। सिम्मी का दिल भर आया तो वो फिर से उससे दूर जाने लगी, लेकिन वीर ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। सिम्मी को जब पता चला कि वीर सबके साथ मिलकर उससे दूर जाने का नाटक कर रहा था तो उसे बहुत बुरा लगा और वो गुस्से में वहां से जाने लगी। वीर उसके पीछे पीछे पार्किंग तक गया और उसे रोकने की कोशिश करने लगा। सिम्मी नाराज थी तो वो उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। वो बोली, तुम्हें मजाक सूझ रहा था और यहाँ मेरी जान जा रही थी। तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो, प्यार करते तो मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक नहीं करते। वीर उसे मनाते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है सिम्मी, ये नाटक बुआजी और तुम्हारी मम्मी ने प्लान किया था, मेरा यकीन करो। मैं तो बुआजी को ये नाटक करने से मना भी कर रहा था, लेकिन बुआजी ने मुझे धमका रखा था, इसलिए मुझे उनका साथ देना पड़ा और काजल से सगाई का नाटक करना पड़ा। सिम्मी नाराजगी भरे लहजे में बोली, हाँ तो अब सच में सगाई कर लो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। ये कहते हुए वो गाड़ी का दरवाजा खोलने लगी। वो किसी भी तरह मानने के लिए तैयार नहीं थी तो वीर ने भी आवेश में उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से अपनी ओर खींच लिया। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। वीर को करीब देखकर सिम्मी की आंखें भर आई और वो उसे धकेलकर वापस जाने लगी। तभी वीर ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वीर के अचानक किए गए किस से सिम्मी हैरान हो गई। वीर ने उसे किस किया और फिर उससे अलग होकर बोला, आई लव यू सिम्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। सिम्मी नम आंखों से वीर को देख रही थी तो वीर बोला, तुमने अपने दिल की बात तो बता दी, लेकिन कभी ये जानना चाहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ। आज से नहीं, बल्कि तब से करता हूँ जब से तुम मेरे घर रहने आई हो, लेकिन कभी कह नहीं पाया। जब जब तुम मुझसे दूर गई तब तब मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे जिस्म से जान खींच ली हो। मेरी सुबह तुमसे होती थी सिम्मी, जब से तुम अपने घर गई हो तब से मेरा कमरा और मेरी जिंदगी दोनों सूने हो गए हैं। प्लीज सिम्मी, मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना, मैं जी नहीं पाऊंगा। ये कहते हुए वीर भी भावुक हो गया। वीर को भावुक देखकर सिम्मी की भी रुलाई फूट गई और वो उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमने लगी। वो बोली, कभी नहीं वीर, कभी नहीं, तुमसे दूर रहकर मैं भी नहीं जी पाऊंगी। ये कहते हुए सिम्मी ने वीर के सिर से अपना सिर टिका लिया और दोनों एक दूसरे का हाथ थामे भावुक होकर रोने लगे। वीर भी इस वक्त भावुक था तो सिम्मी ने उसे अपना प्रेम जताते हुए उसके आंसुओं को अपने गालों से पोंछा और फिर आंखें बंद करके उसने धीरे धीरे वीर को होंठों को अपने होंठों से छू लिया। अब वीर भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने सिम्मी को अपनी बाहों में कसकर उसके होंठों पर अपने प्रेम को अंकित कर दिया। कुछ देर में दोनों अलग हुए तो सिम्मी की आंखें बंद थी और आंखों में खुशी के आंसू थे। वीर ने उसके आंसुओं को पोंछा और बोला, अब हम हमेशा साथ रहेंगे सिम्मी, कभी अलग नहीं होंगे। बोलो, दोगी मेरा साथ? सिम्मी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और वीर की ओर देखते हुए बोली, मरते दम वीर, मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। वीर उसकी ओर हथेली बढ़ाकर बोला, तो चले फिर? सिम्मी ने पूछा, कहाँ? वीर बोला, एक नई शुरुआत करने। सिम्मी ने वीर के हाथ में अपना हाथ दिया और फिर दोनों घर की ओर चल दिए। रास्ते भर सिम्मी मुस्कुराकर वीर को देख रही थी और वीर सिम्मी को देखे जा रहा था। फिर जैसे ही दोनों घर के करीब पहुंचे तो सिम्मी बोली, रुको। वीर ने पूछा, क्या हुआ? सिम्मी ने अपने पसमे से मंगलसूत्र निकाला और वीर की ओर बढ़ाकर बोली, एक नई शुरुआत करते हैं। वीर ने मुस्कुराकर हम कहा और फिर उसने सिम्मी के हाथ से मंगलसूत्र लेकर उसके गले में पहना दिया। सिम्मी अपने मंगलसूत्र को छूकर देखने लगी तो वीर बोला, अब चले, सब इंतजार कर रहे होंगे। सिम्मी ने हामी भरी और फिर वो दोनों अंदर चले गए। वहां घरवाले हैरान परेशान से उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने वीर और सिम्मी को एक साथ लौटते देखा तो सबकी जान में जान आई। आशा जी बोली, चलो बच्चे आ तो गए, आखिरकार बहू मान ही गई। बुआ जी बोली, ऐसे कैसे नहीं मानती, वीर जो मनाने गया था। फिर वो दोनों घर वालों के पास गए तो सिम्मी ने आशा जी और बुआ जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आशा जी बोली, सदा सुहागन रहो। बुआ जी भी मजाक करते हुए बोली, हमेशा खुश रहो और हमें भी पोता देकर खुश कर दो। बुआ जी की बात सुनकर सिम्मी शर्मा गई जबकि वीर मुस्कुरा उठा। आशा जी बोली, तो अब दोनों का जो भी फैसला है हम सबको बता दो, ताकि हम भी बात आगे बढ़ाए। वीर पूछने लगा, आगे बात बढ़ाना मतलब? आशा जी बोली, वही घर परिवार की जिम्मेदारी तुम दोनों पर डाले, लेकिन पहले तुम अपना फैसला बताओ। वीर सिम्मी की ओर देखते हुए बोला, हमने तय किया है कि हम दोनों इस शादी को निभाएंगे। वीर की बात सुनकर सब खुश होकर ताली बजाने लगे। सुवर्णा जी भी खुशी से फूले नहीं समाये। वो इस वक्त भावुक हो रही थी। आखिरकार उनकी बेटी का घर जो बस गया था। उन्हें भावुक होते देख अधिराज जी उन्हें दिलासा देने लगे।
राहुल और प्रिया भी खुश होकर उन दोनों को देखे जा रहे थे। वीर की बात सुनकर आशा जी बोली, सिम्मी बहू, क्या तुम भी इस शादी को निभाना चाहती हो? सिम्मी ने धीरे से जी मान जी कहा तो आशा जी बोली, अगर ऐसा तो आज से मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में इस घर की सारी जिम्मेदारी सौंपती हूँ। आज से मेरा बेटा सिर्फ तुम्हारा पति ही नहीं है, बल्कि इस घर का मुखिया भी है। तुम दोनों अपनी सूझबूझ से इस घर को संभालोगे और अपना वंश आगे बढ़ाओगे। इस घर में होने वाले सभी कामों में तुम शामिल रहोगे, चाहे वो राधा की शादी हो या कोई अन्य काम। आज से हर जिम्मेदारी तुम दोनों को मिलकर निभानी है। अगर तुम पति पत्नी की तरह सारी जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। सिम्मी आशा जी के पास जाकर बोली, माँ, मैं वादा करती हूँ कि इस घर से जुड़ी सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं नहीं जानती। आप मुझे गाइड करेगी तो मैं वादा करती हूँ कि मैं सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाऊंगी। सिम्मी की बात सुनकर आशा जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बहू। और तुम्हारा जिम्मेदारी लेने का समय अभी से शुरू होता है। जाओ और अपनी नंद को सगाई के लिए तैयार करो। सिम्मी अचरज भरी नजर से आशा जी को देखने लगी तो वीर बोला, आज मेरी नहीं, राधा की सगाई है। ये सारी तैयारी उसी की है। सिम्मी को अब पूरा सच पता चला तो इस बार वो गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा दी। फिर बोली, कहाँ है राधा? आशा जी बोली, अपने कमरे में तैयार हो रही है। जाओ उसकी मदद करो, लड़के वाले आते होंगे। सिम्मी अपनी साड़ी को संभालते हुए राधा के कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद सबके चेहरे पर राहत के भाव आ गए। वीर भी काजल को शुक्रिया अदा करते हुए बोला, थैंक्स काजल, तुमने हमारी बहुत हेल्प की। काजल मुस्कुराकर बोली, ऑलवेज वेलकम। वहीं राहुल और प्रिया भी अब सगाई वाले एरिया की तरफ जाने लगे। राहुल प्रिया से बोला, प्रिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रिया पूछने लगी, किस बारे में? राहुल बोला, मैं 6 महीने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। प्रिया चौंक कर बोली, क्यों? तुम तो मना कर रहे थे ना? राहुल डूबे हुए स्वर में बोला, हाँ, सोचा था कि यही रहकर कोई जॉब कर लूंगा, लेकिन स्टूडेंट्स को कोई जॉब देता कहाँ है। पिज्जा शॉप में जॉब करके कमाई ही कितनी होती है। सोच रहा हूँ कि कुछ दिन अमेरिका जाकर कोई काम सीख लूँ। इससे मेरी जॉब प्रोफाइल भी सुधरेगी और यहाँ आकर कोई ठीक ठाक जॉब मिल जाएगी। राहुल की बात सुनकर प्रिया का चेहरा उतर गया। वो बोली, कब जाने वाले हो? राहुल बोला, अपने बर्थडे के बाद जाने की सोच रहा हूँ। 3 दिन बाद मेरा बर्थडे है, चौथे दिन की टिकट बुकिंग है। राहुल की बात सुनकर प्रिया का दिल बैठ सा गया और वो पूरे फंक्शन के दौरान गुमसुम सी रही। वीर और सिम्मी ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और दोनों सदा के लिए एक हो गए। सिम्मी भी अब बहू के रूप में घर की जिम्मेदारी उठाने लगी। वो राधा के पास गई और उसे तैयार देखकर खुशी से फूले नहीं समाये। राधा भी सिम्मी को देखकर खुश हो गई और बोली, भाभी, तुम आ गई। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, कैसे नहीं आती, मेरी नंद की शादी जो हो रही थी, मुझे तो आना ही था। राधा पूछने लगी, तो क्या भैया ने आपको सारी हकीकत बता दी? सिम्मी मुस्कुराते हुए हम कहने लगी तो राधा बोली, भगवान का शुक्र है कि तुम दोनों एक तो हुए, वरना सबसे ज्यादा परेशान तो मैं थी। सिम्मी ने पूछा, वो कैसे? राधा कहने लगी, मुझे फिक्र हो रही थी कि कहीं तुम दोनों अलग हो गए तो मेरी शादी कैसे होगी। मैं तुम दोनों के बिना सगाई नहीं करना चाहती थी। चलो अब तुम आ गई हो तो अब से हम सारे काम मिलकर करेंगे। सिम्मी राधा को दुलारते हुए बोली, बिल्कुल, अब तो मांझी ने भी मुझे ऑफिशियली बहू का दर्जा दे दिया है। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी बुआ जी वहां आई और बोली, राधा बेटा तो तैयार हुई कि नहीं? नील के घर वाले आ गए हैं। सिम्मी बोली, राधा तैयार है बुआ जी। उद्धरण चिन्ह। बुआ जी बोली, ठीक है, फिर थोड़ी देर में मैं वीर को भेजती हूँ, तुम तैयार रहना। हाँ। सिम्मी ने हामी भरी तो बुआ जी बाहर जाकर आशा जी के साथ वर पक्ष का स्वागत करने लगी। सभी समधी समधन आपस में मिलने जुलने लगे। नील ने भी आशा जी और बुआ जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सबसे मिलने के बाद उसकी नजरें राधा को ही तलाश रही थी। तभी वीर वहां आया और नील से हाथ मिलाकर उसका हालचाल पूछने लगा। कुछ देर बाद सुवर्णा जी बोली, भाई बातें तो होती रहेंगी, पहले सगाई की रस्म कर ले, मुहूर्त निकलता जा रहा है। सबने हामी भरी तो बुआ जी ने वीर को राधा को लेने भेज दिया। वीर राधा के कमरे में गया और बोला, बुआ जी बुला रही है, सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। सिम्मी बोली, हाँ, हम आते हैं। ये कहकर वो राधा के कपड़े और मेकअप ठीक करके उसे बाहर ले जाने लगी। इस दौरान वीर भी उसके साथ ही था। सिम्मी राधा से बात करते हुए जा रही थी तो वीर को शरारत सूझी और उसके हल्के से सिम्मी को चिकोटी काट ली। सिम्मी एकदम चौंक कर आउच बोली तो राधा ने पूछा, क्या हुआ? सिम्मी ने वीर को बड़ी बड़ी आंखों से देखा और फिर राधा से बोली, नहीं कुछ नहीं, शायद किसी कीड़े ने काटा है। अब वो फिर से राधा को बाहर ले जाने लगी। इस दौरान वीर उसे छेड़ते हुए उससे किस मांग रहा था तो सिम्मी नकली गुस्सा करते हुए उसे आंखें दिखा रही थी। फिर वो दोनों स्टेज पहुंचे और उन्होंने राधा को नील के साथ बैठा दिया।
सिम्मी अब आशा जी के पास जाकर पूछने लगी, मान जी सगाई की अंगूठी कहाँ है? आशा जी बोली, वीर ने रखी है, जाकर ले आओ। सिम्मी वीर के पास गई और उससे बोली, मान जी सगाई की अंगूठी लाने के लिए कह रही है। वीर बोला, वो मेरी अलमारी में है, चलो मैं तुम्हें निकाल कर देता हूँ। ये कहकर वो आगे आगे चलने लगा और सिम्मी उसके पीछे पीछे कमरे की तरफ चल दी। जैसे ही सिम्मी कमरे में दाखिल हुई, वीर ने तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और सिम्मी को अपनी बाहों में भर लिया। सिम्मी हैरानी से शर्माते हुए बोली, क्या कर रहे हो? बाहर मांझी इंतजार कर रही है, सगाई शुरू होने वाली है। वीर उसे बाहों में भरकर बोला, कब से तुमसे किस मांग रहा हूं, इग्नोर क्यों कर रही हो? सिम्मी शर्माते हुए बोली, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे हो तुम। वीर बोला, 6 महीने इसी पल का वेट किया है, अब भी रोमांटिक नहीं होऊंगा तो क्या बुढ़ापे में होऊंगा? सिम्मी हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, बुढ़ापे तक तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है, बाहर सब वेट कर रहे हैं, मांझी को पता चलेगा तो गुस्सा करेगी। वीर बोला, हाँ तो रोका किसने है, जल्दी से एक किस देकर चली जाओ। सिम्मी उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तो तुम मानोगे नहीं? वीर बच्चों की तरह नामे सिर हिलाने लगा तो सिम्मी बोली, चलो आंखें बंद करो। वीर ने आंखें बंद की तो सिम्मी ने उसके गाल को हल्के से चूम लिया और बोली, अब खुश? चलो अब अंगूठी निकाल कर दो। वीर बोला, यहां नहीं, यहां। वो अपने होंठों पर उंगली रखते हुए शरारत से बोला। सिम्मी उसके होंठों पर उंगली रखते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, ये सब फुर्सत में, अभी अंगूठी दो चलो। वीर बोला, अलमारी में है, जाओ निकाल लो। ये कहते हुए उसने सिम्मी को अपनी अलमारी की चाबी दे दी। सिम्मी चाबी लेकर उसकी अलमारी खोलने लगी और उसमें सगाई की अंगूठी का बॉक्स ढूंढने लगी। तभी वीर पीछे से आया और उसे बाहों में भरने लगा। सिम्मी उसकी ओर पलटते हुए बोली, इरादे क्या है मिस्टर के? सगाई में जाना है कि नहीं? वीर बोला, क्या करूं यार, तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा। जी कर रहा है कि बस तुम्हें ऐसे ही बाहों में भरे रखूं और 6 महीने की कसर पूरी कर लूं। तभी बुआजी ने सिम्मी को आवाज दी तो सिम्मी हड़बड़ाकर वीर से अलग हुई और बोली, बुआजी बुला रही है। ये कहकर वो झटपट अपने कपड़े ठीक करते हुए दरवाजा खोलने लगी। बुआजी ने उन दोनों को कमरे के अंदर बंद देखा तो वो समझ गई कि यहाँ क्या चल रहा होगा। वो पूछने लगी, अंगूठी मिली? सिम्मी घबराते हुए बोली, जी बुआजी, मिल गई। बुआजी बोली, ठीक है, जा राधा को दे दे। सिम्मी ने जी बुआजी कहा और बाहर चली गई। उसके जाने के बाद बुआजी वीर से बोली, अब तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है, जा तू भी स्टेज पर जा। वीर ने शर्माते हुए जी बुआ कहा और खुद भी बाहर चला गया। उसे जाते देखकर बुआजी मन ही मन बड़ी खुश हुई। उन्होंने वीर को आज से पहले इतना शर्माते कभी नहीं देखा था। कुछ देर में सगाई की रस्म शुरू हुई। राधा ने नील को अंगूठी पहनाई और फिर नील ने भी राधा को अंगूठी पहनाकर उसका हाथ चूम लिया। उसकी इस हरकत पर सभी औरतें खिसिया गई जबकि मर्द ठहाका लगाकर हंसने लगे। राधा तो शर्म से लाल हो गई। सगाई के बाद आतिशबाजी होने लगी। फिर सभी परिजन और रिश्तेदार उन्हें शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने स्टेज पर आने लगे। पहले वीर और सिम्मी ही स्टेज पर गए और उन दोनों को सगाई की बधाई देने लगे। उसके बाद सभी बड़े बुजुर्ग आए। राधा और नील ने मिलकर सबसे आशीर्वाद लिया। आखिर में राहुल और प्रिया भी स्टेज पर आए और उन दोनों को गिफ्ट देने लगे। नील प्रिया को देखकर थोड़ा असहज हो रहा था तो प्रिया बोली, सगाई की शुभकामनाएं नील सर। सगाई मुबारक हो राधा। उन दोनों ने एक साथ थैंक्स कहा और फिर प्रिया और राहुल स्टेज से उतर गए। कुछ देर बाद खाने पीने का दौर चला। सभी परिजन और मेहमान साथ में दावत का लुत्फा उठाने लगे। खाने पीने के बाद मेहमान चले गए जबकि खास खास लोग वहीं रह गए। वो सब भी अब शादी के बारे में बात कर रहे थे। आशा जी ने कहा, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम शादी की तारीख भी निकाल लेंगे। नील के पिताजी बोले, वो तो ठीक है समधन जी, लेकिन शादी गांव में होगी। हमारे सारे रिश्तेदार गांव में ही है तो शादी के लिए आपको गांव आना पड़ेगा। आशा जी बोली, बिल्कुल समधी जी, हम भी राधा की विदाई अपने घर से ही करना चाहते हैं। कुछ देर यूं ही बतियाने के बाद 10 बजे करीब नील के घर वाले भी सबसे विदा लेकर लौट गए। उनके जाने के बाद सुवर्णा जी आशा जी से बोली, अच्छा समधन जी, अब हम भी चलते हैं। आशा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आखिर में मेरा घर बचा ही लिया। आप नहीं होती तो मेरा परिवार कभी पूरा नहीं होता। सुवर्णा जी उनके हाथ थामते हुए बोली, ऐसा मत कहिए आशा जी, अब हम सब एक परिवार है। आपका घर ही अब हमारी बेटी का घर है। और कौन से माता पिता चाहेंगे कि उनकी बेटी का घर ना बसे। हमने भी बस अपना फर्ज निभाया है। आशा जी मनुहार करते हुए बोली, अब ऐसे ही फर्ज निभाने आपको राधा की शादी में भी आना है। आप और समधी जी दोनों हमारे गांव आएंगे। सुवर्णा जी मजाक करते हुए कहने लगी, ये भी कोई कहने की बात है। आप नहीं भी कहती तब भी हम आते। आखिर राधा हमारी भी तो बेटी जैसी है। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद अधिराज और सुवर्णा जी लौटने लगे तो सिम्मी अपनी मां के गले लग गई।
इस दौरान सुवर्णा जी थोड़ी भावुक हो गई और उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, अब से यही तेरा घर है बेटा। ससुराल में अच्छे से रहना, बड़ों की बात मानना, वीर का ख्याल रखना और हमें फोन करती रहना। सिम्मी भावुक होकर हम भर ही कह पाए। फिर वो अपने पिता के भी गले मिली। अधिराज जी बस इतना बोले, खुश रहना बेटा और सबको खुश रखना। इतना कहकर अधिराज और सुवर्णा जी वापस लौट गए। उनके जाने के बाद सिम्मी कुछ देर भावुक रही और फिर अपने आंसू पोंछकर वीर के साथ अपने असली घर लौट गई। सगाई के बाद सिम्मी आशा जी और वीर के साथ मिलकर घर समेट रही थी। कुछ देर तक काम करके वीर थक गया और बोला, माँ मैं सोने जा रहा हूँ, बाकी काम कल कर लेना। मुझे सुबह ड्यूटी भी जाना है। आशा जी बोली, कोई बात नहीं, तू आराम कर, हम भी सोने ही वाले हैं। ये कहकर वो सगाई के तोहफे संभालने लगी। सारा घर संभालते संभालते रात के 12 बज चुके थे। सिम्मी भी अब थकान से चूर हो गई थी। उसे बार बार जम्हाई आ रही थी तो आशा जी बोली, जा बहू, तू भी सो जा, बाकी काम सवेरे देखेंगे। सिम्मी ने जी मान जी कहा और जम्हाई लेते हुए अपने कमरे में चली गई। सिम्मी वीर के कमरे में गई तो वहां की लाइट बंद थी। सिम्मी ने लाइट्स चालू की तो वो एकदम चौंक गई। उसने देखा कि वीर ने पूरे कमरे को उसके स्वागत में सजा रखा था। वो हैरान सी बोली, ये सब क्या है वीर? वीर कमरे में मोमबत्तियां जलाते हुए बोला, इस कमरे में और मेरी जिंदगी में तुम्हारा स्वागत है सिम्मी। एक नई शुरुआत के लिए मेरी छोटी सी कोशिश। ये कहते हुए उसने सिम्मी की ओर अपना हाथ बढ़ाया। सिम्मी ने मुस्कुराते हुए वीर का हाथ थाम लिया और फिर वीर हल्का म्यूजिक लगाकर सिम्मी को बाहों में लिए उसके कदम से कदम मिलाकर थिरकने लगा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए संगीत की धुन में झूम रहे थे तो सिम्मी ने वीर की बाहों में अपना सिर रख दिया और आंखें बंद किए उसे महसूस करने लगी। वीर ने उससे कहा, तुमने सच में मुझे मिस किया? सिम्मी हम करते हुए बोली, बहुत मिस किया। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। सोचती थी कि कब तुम्हारे पास जाऊंगी और तुमसे अपने प्यार का इजहार करूंगी। वीर उसे सीने से लगाए बोला, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। हमेशा सोचता था कि तुम क्या कर रही होंगी, तुम्हारी तबीयत ठीक होगी या नहीं, कब तुमसे मिल पाऊंगा। घर के बड़े प्लान बना रहे थे जबकि मैं इसके खिलाफ था। फिर बुआजी ने कहा कि ऐसा करके तुम हमेशा के लिए मेरे पास लौट आओगी और देखो आज तुम मेरे साथ हो। वीर बोले जा रहा था जबकि सिम्मी शांत थी। वीर ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? सिम्मी ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया तो वीर ने उसे आईने में देखा। सिम्मी उसकी बाहों में ही सो गई थी। यह देखकर वीर मन ही मन सोचने लगा, सो गई मैडम, शाम से काम में लगी हुई है, थक गई होगी बेचारी। चलो अब मैडम को सुला देते हैं। ये कहकर उसने सिम्मी को गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटाने लगा। जब वो सिम्मी को बिस्तर पर लिटा रहा था उस वक्त वो उसके बहुत करीब था। उसने सिम्मी को गौर से देखा तो सोती हुई वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वीर ने हल्के से उसके माथे पर किस किया और फिर उसे चादर से ढककर खुद उसके बगल में आकर लेट गया। उसने कमरे की लाइट्स ऑफ की तो चारों ओर मोमबत्ती का हल्का उजाला फैला हुआ था। इस उजियारे में सिम्मी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। वीर उसकी ओर करवट लिए बहुत देर तक उसे ताकता रहा और फिर धीरे धीरे नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह सिम्मी की नींद खुली तो वीर उसके बगल में लेटा हुआ था। सिम्मी ने उसे सोते देखा तो वो प्यार से उसे निहारने लगी और फिर उठकर नहाने चली गई। कुछ देर में वो तैयार होकर आई और सबके लिए चाय बनाने लगी। उसने देखा कि घड़ी में 8 बज गए हैं। आशा जी उससे पूछने लगी, वीर उठा नहीं अब तक? सिम्मी बोली, रात को देर से सोए थे इसलिए आंख नहीं खुली होगी, मैं उठाती हूँ उन्हें। ये कहकर वो चाय लेकर वीर के कमरे में गई। उसने चाय टेबल पर रखी और वीर को आवाज देते हुए बोली, उठ जाओ मिस्टर, कब तक सोए रहोगे, ड्यूटी नहीं जाना है क्या? वीर अभी नहीं उठा तो सिम्मी ने उसके पास जाकर उसके चेहरे से चादर हटाई और बोली, वीर उठो ना। जैसे ही उसने चादर हटाई तो वीर ने उसे अपनी ओर खींचकर उसे बाहों में भर लिया। सिम्मी बाहर दरवाजे की ओर देखते हुए बोली, क्या कर रहे हो, दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा। वीर बोला, कल तुमने क्या किया था? सिम्मी सोचती हुई बोली, मैंने कुछ भी तो नहीं। वीर बोला, वही तो, कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए इतनी अच्छी डेकोरेशन की थी और तुम मेरी बाहों में ही सो गई। सिम्मी याद करते हुए बोली, अच्छा हाँ, कल मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। वीर बोला, हाँ तो अब भी टाइम है, अब भी रोमांस कर सकते हैं। वीर की बात सुनकर सिम्मी शर्म से लाल हो गई। वीर बोला, अरे तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? सिम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके पास से उठने लगी। तभी वीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और बोला, सिम्मी यहाँ आओ। सिम्मी शर्माते हुए वीर के पास जाकर बैठ गई तो वीर बोला, मेरी आंखों में देखो। वीर ने सकुचाते हुए उसकी ओर देखा तो वीर बोला, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ओके? मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। प्यार और रोमांस तभी अच्छा लगता है जब दो तरफा हो, इसलिए मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा। सिम्मी ने शर्माते हुए हामी भरी तो वीर बोला, लेकिन एक किस तो दे ही सकती हो ना यार।
मेरा भी दिन बन जाएगा। सिम्मी शर्माते हुए वीर के करीब जाने लगी कि तभी दरवाजा खुला और बुआ जी अंदर आ गई। उन्होंने वीर और सिम्मी को करीब देखा तो वो बोली, राम राम, सुबह सुबह क्या चल रहा है यहाँ? सिम्मी हड़बड़ाते हुए बोली, को कुछ नहीं बुआ जी, इनकी आंख में कुछ चला गया है, वही देख रही थी। ये कहते हुए वो झट से वीर से दूरी बनाकर खड़ी हो गई। वीर भी नाटक करते हुए आंखें मसलने लगा। बुआ जी बोली, हम सब जानती हूँ मैं, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तेरे फूफा की आंखों में भी रोज कुछ न कुछ चला जाता था। अरे भाई, नए नए जोड़े हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि दिन समय ही ना देखो। वीर भी सफाई देते हुए बोला, अरे बुआ, आप खामखा कुछ भी बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं नहीं कर रहे थे हम। बुआ जी बोली, तू तो चुप ही रह, मैं जानती हूँ तू ही बहू को परेशान कर रहा होगा। माना कि मुझे पोते पोती चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है। आराम से साल 2 साल में दे देना। अभी जाओ और अपने काम करो। बहू, तू भी राधा के साथ दिवाली की सफाई में लग जा। सिम्मी ने जी बुआ जी कहा और झटपट कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर में वीर भी ड्यूटी के लिए तैयार हो गया। वो ड्यूटी जाने लगा तो सिम्मी उसे उसका पर्स, चाबी इत्यादि देने लगी। वीर उसके करीब आकर उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, तो आज शाम को तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम ही मेरे लिए सबसे बड़े गिफ्ट हो। टाइम पर आ जाना बस। वीर बोला, कह तो ऐसे रही हो जैसे मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान करने वाली हो। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, हो भी सकता है। उद्धरण चिन्ह। वीर खुश होते हुए बोला, सच में? क्या सरप्राइज देने वाली हो? सिम्मी बोली, वो तो शाम को ही पता चलेगा। अभी आप नाश्ता करो और ड्यूटी जाओ। ये कहते हुए वो वीर को कमरे से बाहर धकेलने लगी। फिर सबने साथ में नाश्ता किया। नाश्ते के बाद बुआजी बोली, वीर बेटा, दिवाली आने वाली है। मैं और रीता भी अब घर जाना चाहते हैं। तू हमें घर छोड़ देगा क्या? वीर बोला, लेकिन आप अभी से क्यों जा रही हो? दिवाली तक रुक जाओ ना। बुआजी बोली, नहीं बेटा, दिवाली तो अपने घर में ही अच्छी लगती है। इस दिवाली तुम सब आना ना हमारे घर पर, हमें भी अच्छा लगेगा। वीर बोला, जरूर बुआ, भाई दूज पर हम जरूर आएंगे। फिर बुआजी अपनी बहू से बोली, जा बहू, तू बैग ले आ। रीता ने हामी भरी और अपने सामान का थैला लेने चली गई। तब तक वीर भी गाड़ी निकालने लगा। वो अपना वॉलेट वहीं भूल गया था तो सिम्मी उसे वॉलेट देने बाहर आई। वो उस वक्त गाड़ी में था। सिम्मी उसे वॉलेट देते हुए बोली, कितने लापरवाह हो तुम, वॉलेट वहीं छोड़ आए। लो ये रखो। वीर ने वॉलेट लेकर थैंक्स कहा और फिर सिम्मी से बोला, वो देखो, राधा बुला रही है। सिम्मी ने दूसरी ओर देखा तो वीर ने झट से उसे किस कर लिया और बोला, तुमने तो दी नहीं, सोचा मैं ही दे दूं। सिम्मी हैरान सी गाल पर हाथ रखे बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ये रूप भी है। सच में तुम बहुत नॉटी हो वीर। वीर मस्ती करते हुए बोला, अपनी बीवी के लिए नॉटी नहीं होऊंगा तो क्या पड़ोसी की बीवी के लिए होऊंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। सिम्मी ने मुस्कुराकर हम कहा। तभी बुआजी और उनकी बहू रीता आकर गाड़ी में बैठ गई। सिम्मी ने उनके पैर छूकर उन्हें विदा किया और फिर वापस आकर दिवाली की सफाई में लग गई। दिवाली करीब थी तो वीर के घर में साफ सफाई चल रही थी। सिम्मी और राधा पूरा दिन घर को ठीक ठाक करने में लगी हुई थी। उनका सारा दिन इन्हीं कामों में बीत गया। शाम को सिम्मी वीर का इंतजार कर रही थी कि वो कब घर आएगा। देखते देखते 8 बज गए लेकिन वीर अब तक घर नहीं आया था। सिम्मी ने वीर को कॉल किया तो वीर बोला, सॉरी यार, मैं एक जरूरी केस में बिजी हूँ, आने में देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। सिम्मी पूछने लगी, और तुम? वीर बोला, मेरी फिक्र मत करना, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। सिम्मी ने उदास मन से ठीक है कहा और फिर आशा जी और राधा के साथ डिनर करके सोने चली गई। देर रात वीर घर आया तो तब तक 1 बज चुके थे। उसने चाबी से चुपचाप दरवाजा खोला और अपने कमरे में चला गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो सिम्मी किताबें लिए बैठी थी। वो वीर को देखकर किताब बंद करते हुए बोली, आ गए, बड़ी देर लगा दी। वीर अपना पर्स और वॉलेट रखते हुए बोला, हाँ यार, आज देर हो गई। वैसे तुम अब तक क्या कर रही थी? सिम्मी उसका वॉलेट संभालते हुए बोली, तुम्हारा वेट, सोचा तुम्हारे आने तक थोड़ी पढ़ाई ही कर लेती हूँ। अच्छा खाना लगाऊं क्या? वीर बोला, नहीं, मैं बाहर खाकर आया हूँ। सिम्मी पूछने लगी, अच्छा, क्या खाया तुमने? वीर सोचते हुए बोला, मैंने खाया था बटर नान। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, आजकल बटर नान फ्री में बंटने लगे हैं। वीर ने पूछा, क्या मतलब? सिम्मी बोली, मैंने सुबह तुम्हारा वॉलेट चेक किया था, तुम्हारे वॉलेट में अभी उतने ही पैसे हैं जितने सुबह थे। मतलब तुमने कुछ नहीं खाया? क्यों, सही कह रही हूं ना? वीर खिसियाते हुए बोला, टाइम ही नहीं मिला यार, सोचा घर जाकर कुछ देखूंगा, लेकिन यहाँ आने तक 1 बज गए। अब 1 बजे क्या खाना, सुबह ही देख लूंगा कुछ, वैसे भी अभी नींद आ रही है। सिम्मी बोली, तुम चेंज करो, तब तक मैं खाना लेकर आती हूँ। ये कहकर सिम्मी कमरे से बाहर जाने लगी।
वीर ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन सिम्मी ने उसकी एक नहीं सुनी और खाना गर्म करके ले आई। उसने वीर को खाना सर्व किया और बोली, ऐसे भूखे मत रहा करो। रात दिन ड्यूटी करते हो, खाना जरूरी है कि नहीं? औरों की तो बहुत फिक्र करते हो, खुद को देखा है कभी? चलो अब फटाफट खाओ। वीर मुस्कुराते हुए बोला, इतना बोलोगी तो तुम्हारी बातों से ही पेट भर जाएगा। ये कहते हुए उसने खाने की प्लेट ली और खाना खाने लगा। सिम्मी मुस्कुराकर उसे देखे जा रही थी तो वीर पूछने लगा, तुमने खाया या नहीं अब तक? सिम्मी बोली, मांजी और राधा के साथ ही खा लिया था। वीर बोला, तो मेरे साथ भी खा लो थोड़ा, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। अब सिम्मी वीर के पास बैठते हुए उसे अपने हाथों से खिलाने लगी और बदले में वीर ने भी उसे अपने हाथ से खाना खिलाया। दोनों यूं ही मिल बांटकर खाना खाने लगे और फिर कुछ देर बाद दोनों सो गए। वीर को थकान हो रही थी तो उसे जल्दी ही नींद आ गई। अगली सुबह रोज की तरह सिम्मी उठकर वीर को चाय देने आई तो वीर फिर से उसके साथ मस्ती करने लगा। सिम्मी बोली, अच्छा मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वीर ने हाँ कहा तो सिम्मी बोली, तो फटाफट नहा कर आओ, फिर सरप्राइज देती हूँ। वीर बोला, अच्छा ठीक है, मैं नहाने जा रहा हूँ। तुम कपड़े वगैरह निकल दो। ये कहकर वो नहाने चला गया। वॉशरूम जाकर वो सिम्मी को तौलिए के लिए आवाज देने लगा तो सिम्मी किचन से भागकर आई और बोली, क्या हुआ? वीर बोला, तौलिया तो दिया ही नहीं, देखो वहीं बेड पर रखा होगा। सिम्मी ने तौलिया लिया और वीर को वॉशरूम के बाहर से पकड़ाते हुए बोली, ये लो। वीर ने सिम्मी का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम में खींच लिया और बोला, आओ साथ में नहाते हैं। ये कहकर वो सिम्मी के ऊपर पानी के छींटे मारने लगा। सिम्मी उससे बचते हुए बोली, वीर क्या कर रहे हो? मैं किचन में गैस चालू करके आई हूँ, चलो छोड़ो मुझे। वीर बोला, थोड़ी देर रुको ना। ये कहते हुए वो सिम्मी को बाहों में भरने लगा। सिम्मी घबराते हुए बोली, मांजी देख लेंगी, क्या कर रहे हो? वीर उसे छेड़ते हुए बोला, माँ बाथरूम में थोड़ी आएगी, चलो तुम्हें थोड़ा नहला देता हूँ। ये कहकर वो उसके ऊपर मग से पानी डालने वाला था कि तभी सिम्मी उसका ध्यान भटकाते हुए बोली, वीर वो देखो छिपकली, भगाओ उसे। वीर ने पलट कर देखा तो सिम्मी उसे धकेलकर वॉशरूम से बाहर भाग गई और उसे जीभ चिढ़ाने लगी। वीर उसकी इस हरकत पर हंस दिया। कुछ देर बाद वो नहाकर आया और तैयार होने लगा। तब तक सिम्मी ने नाश्ता तैयार कर दिया और कमरे में आकर वीर से बोली, नाश्ता रेडी है। वीर अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, तुम कोई सरप्राइज दिखाने वाली थी ना? सिम्मी बोली, अरे हाँ, एक मिनट। ये कहकर वो अलमारी खोलने लगी और उसमें से एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर आ गई। उसने वीर को वो गिफ्ट दिया और बोली, ये लो तुम्हारे लिए है। वीर ने अच्छा कहा और उस गिफ्ट को खोलने लगा। उसने देखा कि उसके अंदर एक फोटो फ्रेम था जिसमें वीर और सिम्मी की जयमाला की तस्वीर थी। वीर वो फोटो फ्रेम देखकर बोला, बहुत सुंदर है, कब बनवाए? सिम्मी कहने लगी, कल ही। सोचा तुम्हें सरप्राइज में यही दूं। अच्छा अब इसे अच्छी सी जगह देखकर हैंग कर दो। इसके बाद दोनों ने मिलकर उस तस्वीर को कमरे की दीवार पर लगा दिया और एक साथ मिलकर उसे निहारने लगे। सिम्मी बोली, इस तस्वीर में मैं थोड़ा गुस्से में लग रही हूं ना? वीर मजाक करते हुए बोला, वो तो तुम हमेशा ही लगती हो। सिम्मी वीर को नकली गुस्सा दिखाते हुए बोली, क्या तुम भी? वीर बोला, अच्छा चलो अब फटाफट नाश्ता लगाओ, देर हो रही है। सिम्मी ने हामी भरी और फिर वो सबको खाना सर्व करने लगी। खाना खाते हुए आशा जी बोली, बेटा शाम को जल्दी आ जाना, बहू के साथ बाजार जाएगा। आज धनतेरस है तो कुछ बर्तन ले लेना। वीर बोला, तुम ही चली जाना ना, मुझे देर हो जाती है। आशा जी बोली, अच्छा ठीक है, अगर तुझे देर हो तो तू फोन कर देना, तब मैं चली जाऊंगी। वीर ने हम कहा और फिर नाश्ता खत्म करके थाने के लिए निकलने लगा। उसके जाने के बाद सिम्मी दिवाली की सजावट में लग गई। आज वीर को ज्यादा कुछ काम नहीं था तो उसने सोचा कि शाम को टाइम पर घर चला जाऊंगा। वो सारे काम निपटाकर घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि एंड मौके पर एक केस आ गया। वो वापस अपने केबिन में जाने लगा तो काजल बोली, तुम जाओ, ये केस मैं देख लूंगी। वैसे भी आज धनतेरस है तो तुम्हारे घर में पूजा होगी ना? वीर बोला, हाँ यार जाना तो है, लेकिन अब ये केस आ गया। काजल बोली, हाँ तो मैं हूं ना, मेरी ड्यूटी 9 बजे तक की है, मैं देख लूंगी, तुम जाओ। वीर ने थैंक्स कहा और फिर घर के लिए निकल गया। घर जाकर वो सिम्मी के साथ मार्केट गया और दोनों धनतेरस की शॉपिंग करने लगे। सिम्मी जानती थी कि वीर को ज्यादा खर्चा करना पसंद नहीं है, इसलिए उसने धनतेरस के लिए एक पूजा की थाली और कुछ मिठाई वगैरह ली। फिर वो फल वगैरह देखने लगी तो वीर बोला, तुम यहाँ देखो, मैं अभी आया। ये कहकर वो एक सुनार की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, एक सोने की चेन दिखाना। सुनार ने उसे कई चेन दिखाए लेकिन सबका भाव बहुत ज्यादा था। वीर सोचने लगा कि अब तो राधा की शादी भी करीब आ रही है, इतना खर्चा उठाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर वो मुंह लटकाए वापस आ गया। शॉपिंग के बाद वो सिम्मी को लेकर घर आया तो घर पर अधिराज और सुवर्णा जी पहले से मौजूद थे। वीर और सिम्मी ने उन्हें देखा तो वो खुशी से फूले नहीं समाये।
सिम्मी तो अपने माता पिता के गले मिलने लगी। फिर सभी आपस में बैठकर बातें करने लगे। वीर और सिम्मी शॉपिंग से लौटे तो अधिराज और सुवर्णा जी घर पर उनका इंतजार कर रहे थे। सिम्मी अपने माता पिता को देखकर खुश हो गई और सुवर्णा जी के गले मिलने लगी। वो बोली, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज मॉम, आप दोनों यहाँ। सुवर्णा जी बोली, तेरी याद आ रही थी तो सोचा तुझसे मिल ले। तभी वीर ने भी अधिराज और सुवर्णा जी के पैर छुए। अधिराज जी वीर की पीठ ठोकते हुए बोले, और दामाद जी, सब ठीक चल रहा है? वीर मुस्कुराते हुए बोला, जी सर, सब ठीक है। अधिराज जी बोले, सर सिर्फ ड्यूटी पर, यहाँ मैं तुम्हारा ससुर हूँ इसलिए पापा कहा करो। वीर ने शर्माते हुए जी पापा कहा तो अधिराज जी उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, वेरी गुड। और बताओ ड्यूटी कैसी चल रही है? वीर बोला, ठीक ही चल रही है सर, आजकल केस कम है। अधिराज जी बोले, अच्छा तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। ये कहते हुए अधिराज जी ने वीर को एक लिफाफा दिया। वीर ने पूछा, ये क्या है सर? अधिराज जी बोले, सरकार ने तुम्हारे काम से खुश होकर तुम्हारी रैंक और तुम्हारी सैलरी दोनों में इजाफा किया है। वीर ने वो लेटर देखा और उसे पढ़कर खुश होते हुए सिम्मी की ओर देखने लगा। सिम्मी ने भी वो लेटर पढ़ा तो उसके चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ गई। आशा जी भी खुश होकर बोली, ये सब आपकी वजह से है समधी जी। अधिराज जी बोले, नहीं नहीं समधन नहीं, ऐसा मत कहिए। ये सब वीर की लगन और मेहनत का नतीजा है। बीते 1 साल में वीर ने जितने क्रिमिनल्स को पकड़ा है उसकी वजह से इसे ये तरक्की मिली है। इसमें मेरा एक पैसे का भी योगदान नहीं है। तभी आशा जी बोली, सिम्मी बहू, तुम्हारे माता पिता इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, इनका मुंह तो मीठा करवाओ। सिम्मी हाँ मान जी कहते हुए उठी और किचन में जाकर उनके लिए चाय नाश्ते के इंतजाम करने लगी। कुछ देर में वो सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आए तो सुवर्णा जी बोली, वीर बेटा, हम तुम दोनों की शादी के वक्त कुछ दे नहीं पाए इसलिए थोड़े से गिफ्ट लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि तुम इन्हें स्वीकार करोगे। वीर गंभीर भाव से सिम्मी की ओर देखने लगा तो सिम्मी बोली, रहने दो ना मॉम, हमें गिफ्ट की क्या जरूरत है। सुवर्णा जी बोली, ये सिर्फ गिफ्ट नहीं है बेटा, स्त्रीधन है जो उसे उसके मायके से दिया जाता है। हम जानते हैं कि वीर दहेज के खिलाफ है इसलिए हम कोई दहेज जैसी चीज नहीं दे रहे। बस हमारी तरफ से कुछ कपड़े और गहने हैं जो हमने तेरी शादी के लिए जोड़े थे, वही तुझे सौंप रहे हैं। बाकी गृहस्थी की चीजें तो हम खुद चाहते हैं कि तुम दोनों मिलकर जोड़ो। इन्हीं चीजों में तो जीवन की छोटी छोटी खुशियां छुपी होती है। वीर संकोच करते हुए बोला, मैं जानता हूं सर कि आप ये सब अपनी बेटी को तोहफे में दे रहे हैं, लेकिन एक तरह से ये दहेज ही है और दहेज लेना मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी को दुनिया की सारी खुशियां दे सकूं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं उससे ये सब चीजें ला कर दूंगा, इसलिए प्लीज आप ये सब वापस रख लीजिए। सिम्मी भी वीर का साथ देती हुई बोली, वीर सही कह रहे हैं पापा, मुझे इन गहनों की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं गहने पहनती ही कहाँ हूँ, आप ये सब रहने दीजिए। अधिराज जी गहरी सांस लेकर सुवर्णा जी की ओर देखने लगे तो सुवर्णा जी मुस्कुराने लगी। वो बोले, मैंने पहले ही कहा था वीर ये सब एक्सेप्ट नहीं करेगा। सुवर्णा जी मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर हमें अपनी शर्त रखनी होगी। सिम्मी सुवर्णा जी की ओर देखते हुए बोली, शर्त? कैसी शर्त? सुवर्णा जी कहने लगी, वीर को या तो ये तोहफे रखने होंगे या फिर राधा की शादी में दहेज हमारी ओर से होगा। अब तुम देख लो वीर, तुम्हें क्या करना है। वीर उलझा हुआ सा बोला, लेकिन आप दहेज क्यों देंगे? अधिराज जी बोले, भाई तुम दहेज लेने के खिलाफ हो, देने के खिलाफ तो नहीं होना। राधा की शादी में तो दहेज दोगे ही, या फिर नील के परिवार वालों ने दहेज लेने से इनकार कर दिया है। वीर ने कोई जवाब नहीं दिया तो अधिराज जी बोले, हम सिम्मी की शादी में तो अपनी इच्छाएं पूरी कर नहीं पाए, इसलिए सारी कसर राधा की शादी में निकालेंगे। राधा का पूरा दहेज हमारी तरफ से होगा और ये फाइनल है। तुम इसके लिए इनकार नहीं कर सकते, अगर इनकार किया तो हम दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखेंगे। अधिराज जी ने कुछ नाराजगी भरे स्वर में कहा। सिम्मी हैरान सी पापा कहने लगी तो सुवर्णा जी बोली, तेरे पापा सही कह रहे हैं सिम्मी, आखिर हमारा भी तो तुम पर कुछ अधिकार है। हम माता पिता हैं तुम्हारे, क्या हम अपनी खुशी से तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकते? अगर हमारे तोहफों से वीर को दिक्कत है तो हम अपनी दूसरी बेटी राधा की शादी में योगदान देना चाहते हैं और इसके लिए वीर को हामी भरनी ही पड़ेगी। सुवर्णा जी ने भी दृढ़ स्वर में कहा। सिम्मी अब परेशान सी वीर की ओर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी साइड ले। वीर अपनी जगह सही था और उसके पेरेंट्स अपनी जगह। सिम्मी आशा जी की ओर देखने लगी तो आशा जी बोली, समधी जी की बात पर गौर करके देख वीर, हर माता पिता अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। अगर वो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर चीज को सम्मान से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यह तो बड़ों का आशीर्वाद है जो वो तुम्हें तोहफे के तौर पर दे रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे तुम अपनी बहन की शादी के लिए दहेज जोड़ रहे हो। वीर ने सिम्मी की ओर देखा तो वो उसके चेहरे को देखकर समझ गया कि मेरी वजह से ये बेचारी परेशान हो रही है।
उसकी परेशानी दूर करने के लिए वीर बोला, आप लोग इतनी जिद कर ही रहे हैं तो ठीक है, सिम्मी ये गिफ्ट रख सकती है। वीर की बात सुनकर सिम्मी और उसके माता पिता खुशी से फूले नहीं समाये। सुवर्णा जी आशा जी को गिफ्ट के बैग देते हुए बोली, समधन जी इसमें सिम्मी के कुछ जेवर है और इन बाइग्स में सबके दिवाली गिफ्ट, ये आप सब में बांट देना। आशा जी ने जी विनम्रता से तोहफे लिए और उनका धन्यवाद करने लगी। वो वीर से उनके पैर छूने का इशारा करने लगी तो वीर और सिम्मी ने मिलकर उनसे आशीर्वाद लिया। तभी सुवर्णा जी बोली, अरे एक चीज तो हम भूल ही गए, लंदन से तेरी मौसी का कॉल आया था, वो तुम दोनों को लंदन बुला रही थी, तो क्या तुम जाओगे? वीर अपनी परेशानी बताते हुए बोला, सॉरी लेकिन इस टाइम लंदन नहीं जा सकते, एक तरफ ड्यूटी है और दूसरी तरफ दिवाली के बाद राधा की शादी, तो इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है। सुवर्णा जी कहने लगी, मैंने भी उनसे यही कहा था। वो कहने लगी कि अगर तुम लंदन ना आ सको तो मैं तुम्हें उनकी तरफ से शादी का ये तोहफा दे दूं। ये कहते हुए सुवर्णा जी ने अपने पास से एक लिफाफा निकालकर वीर को दे दिया। वीर ने लिफाफा खोला तो उसमें असम के लिए हनीमून की टिकट थी। कुल 4 दिन और 5 रातों का टिकट था जो कि पहले से बुक था। वीर वो टिकट देखकर बोला, इनकी क्या जरूरत थी, आजकल तो मैं वैसे ही बिजी हूँ। अधेराज जी बोले, बेटा काम तो जिंदगी भर लगा ही रहेगा, शादी के बाद तुम्हें कभी खुद के लिए समय नहीं मिला, ये अच्छा मौका है, दिवाली के अगले दिन तुम दोनों असम के लिए निकल जाओ, तुम्हारी छुट्टियां मैं मंजूर करवा दूंगा। आशा जी कहने लगी, सोच क्या रहा है, 3-4 दिन की ही तो बात है, घूम आओ दोनों, अभी तो राधा भी यहीं है, फिर ये ससुराल चली जाएगी तो तुम्हें भी घूमने फिरने का समय नहीं मिलेगा, अभी अच्छा मौका है, चले जाओ। सिम्मी भी वीर की ओर आशा भरी नजर से देखने लगी तो वीर बोला, आप सब इतना ही कह रहे हो तो ठीक है, चले जाएंगे। वीर की बात सुनकर सिम्मी खुशी से उछल पड़ी और वीर के गले लग गई। उसे इस तरह खुशी जाहिर करते देख सब शर्माकर हंसने लगे। सिम्मी खुद ही झेप गई और अपने बाल कान के पीछे ले जाते हुए सॉरी कहने लगी। तभी राधा बोलने लगी, सोच क्या रही हो भाभी, अभी से पैकिंग शुरू कर दो, परसों दिवाली है और उसके अगले दिन तुम्हारी फ्लाइट है, तो अभी से तैयार में जुट जाओ। आशा जी ने कहा, तैयारी फिर कर लेना, पहले खाने की तैयारी करो। समधी समधन जी आज बिना खाए यहाँ से जाएंगे नहीं, साफ साफ कह दिया मैंने। सुवर्णा जी बोली, अरे नहीं नहीं समधन जी, मैं खाना बनाकर आई हूँ, घर जाकर बस खाना ही है। आशा जी कहने लगी, वो सब मैं नहीं जानती, आज आप यहाँ से खाए बिना नहीं जाएंगे, कह दिया मैंने। सुवर्णा जी मुस्कुराते हुए सिम्मी से बोली, जा बेटा फटाफट कुछ बना ले, आज समधन जी हमें सस्ते में नहीं छोड़ेंगी। ये कहकर वो हंस पड़ी तो उनके साथ सब हंस दिए। 2 दिन बाद दिवाली थी। वीर और सिम्मी की ये पहली दिवाली थी तो आशा जी ने घर में छोटी सी पूजा रखवाई थी। यूं तो आज भी वीर ड्यूटी पर गया था, लेकिन आज उसे हाफ डे में ही छुट्टी मिल गई। वो जल्दी घर आकर बुआ जी को दिवाली की मिठाई देने चला गया और फिर वापस आकर शाम की तैयारी में जुट गया। शाम के समय घर की तीनों महिलाओं ने मिलकर पकवान बनाए और फिर दिए जलाकर घर को रोशन किया। कुछ देर में पंडित जी भी पहुंच गए और पूजा की तैयारी करने लगे। आशा जी ने सिम्मी से कहा, जाओ बहू तैयार हो जाओ, तब तक हम यहाँ का काम देख लेंगे। सिम्मी ने ठीक है माँ कहते हुए प्रसाद की प्लेट रखी और फिर अपने कमरे में जाकर तैयार होने लगी। तब तक वीर और उसके घर वाले पूजा में बैठे हुए थे। कुछ देर में सिम्मी तैयार होकर बाहर आई। आशा जी ने उसे पूजा में बैठने के लिए कहा तो वो साड़ी संभालते हुए वीर के बगल में बैठ गई। वीर ने उसकी ओर देखा तो एकटक देखता रह गया। आज सिम्मी ने अपनी माँ की भेजी हुई गुलाबी और नारंगी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इस साड़ी में वो बला की खूबसूरत लग रही थी। वीर उसे ही देखे जा रहा था तो सिम्मी आंखों से इशारा करते हुए पूछने लगी, क्या देख रहे हो? वीर ने भी नजर बचाते हुए वाव का इशारा किया तो सिम्मी शर्मा गई। फिर वो सिर पर पल्ला किए हाथ जोड़कर पूजा में बैठ गई। इसके बाद पंडित जी ने उन दोनों को तिलक किया और भगवान लक्ष्मी गणेश जी की पूजा शुरू की। पूजा के दौरान वीर और सिम्मी एक दूसरे के हाथ थामे भगवान को फल फूल इत्यादि अर्पित कर रहे थे। सिम्मी के लिए यह एहसास बहुत खास था। वीर के साथ उसकी पत्नी उसकी अर्धांगिनी बनकर पूजा करने का एहसास उसे मन ही मन गुदगुदा रहा था। वो सोचने लगी कि जब प्यार हो तो दुनिया कितनी हसीन लगने लगती है। एक समय था जब वो पूजा पाठ के काम में बैठना भी पसंद नहीं करती थी। आज इसी काम में उसे असीम आनंद आ रहा था। पूजा संपन्न होने के बाद वीर ने पंडित जी को दक्षिणा दी और फिर उनका आशीर्वाद लेने लगे। फिर पंडित जी के जाने के बाद सभी घरवाले मिलकर दिवाली मनाने लगे। वीर का पुराना नौकर भी उनसे मिलने आया तो सिम्मी ने उसे एक जोड़ी कपड़े और मिठाई के साथ दिवाली की शुभकामनाएं दी। नौकर बोला, भाभी आपके आने की हमको बहुत खुशी है, आज वीर भैया का घर घर जैसा लग रहा है। सिम्मी मुस्कुराते हुए कहने लगी, क्यों पहले घर जैसा नहीं लगता था? नौकर बोला, पहले तो ये बस मकान था, इसे घर तो आपने ही बनाया है। आप आई, मांझी आई, राधा आई, तभी तो ये घर पूरा हुआ। वीर बोला, हाँ हाँ बस कर अब, ज्यादा तारीफ मत कर इनकी,
ये ले तेरी दिवाली का बोनस। ये कहते हुए वीर ने उसे कुछ पैसे थमा दिए। नौकर खुश होकर उन्हें दिवाली विश करते हुए चला गया। अब वीर, सिम्मी और राधा मिलकर पटाखे और फुलझड़ियां लगाने लगे। इस दौरान राधा वीर और सिम्मी की दिवाली मनाते हुए फोटो लेने लगी। सिम्मी की ये दिवाली बहुत खास थी। आज उसने जमकर पटाखे और फुलझड़ी जलाए। फिर आशा जी भी अपने बेटे बहू के साथ फुलझड़ी जलाने लगी। ये दिवाली सबके लिए यादगार थी। दिवाली मनाने के बाद वो सभी डिनर करने लगे। डिनर के बाद सिम्मी ने अपने माता पिता को फोन करके उनकी दिवाली के बारे में पूछा। कुछ देर उनसे बात करके वो अपनी पैकिंग में लग गई। पैकिंग के बाद वो सोने गए तो सिम्मी बोली, कितना मजा आएगा ना कल। फाइनली कल हम असम घूमने जाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वीर बोला, घूमना फिरना तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन ड्यूटी के चक्कर में कहीं जा ही नहीं पाता। आखिरी बार तुम्हारे साथ ऋषिकेश ही गया था। बहुत अच्छा लगा वहां भी। कितनी शांत जगह थी ना वो। सिम्मी बोली, असम भी बहुत अच्छी जगह है। हरी भरी पहाड़ियां, झरने और हल्की हल्की ठंड। बड़ा ही रोमांटिक मौसम होता है वहां का। वीर बोला, क्या फायदा जब तुम भाव ही नहीं देती। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, ज्यादा नौटी होने की जरूरत नहीं है। असम जाना मेरा सपना था। पता है वहां घूमने लायक कौन कौन सी जगह है? मैं बताती हूँ तुम्हें। ये कहकर वो वीर को बतियाने लगी, जबकि वीर उसकी बात सुनते सुनते ही गहरी नींद में चला गया। सिम्मी ने उसकी ओर देखा तो वो बोली, लो मैं यहाँ हनीमून की प्लानिंग कर रही हूँ और ये मिस्टर है कि सो गए। चल सिम्मी, तू भी सो जा, कल फिर जाना भी है। ये कहकर वो लाइट्स बंद करके सो गई। अगले दिन आशा और राधा गोवर्धन की पूजा में लगे हुए थे। वीर और सिम्मी भी पूजा में शामिल हुए और पूजा के बाद जाने की तैयारी करने लगे। राधा ने आज ही वीर और सिम्मी को भाई दूज का तिलक करके भेजा और उन्हें शुभ यात्रा विश किया। फिर वो दोनों आशा जी से विदा लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वहीं राहुल की भी आज की ही फ्लाइट थी। वो दिल्ली एयरपोर्ट पर अपनी मां के साथ आया हुआ था। उसकी माँ उसे समझा रही थी कि अमेरिका जाकर अच्छे से काम सीखना, कोई जरूरत हो तो अपने मामा से कहना। राहुल उदास सा हामी भर रहा था कि तभी प्रिया हौनफती हुई वहां आई। उसने राहुल को अपनी मां के साथ बैठे देखा तो वो बोली, थैंक गॉड कि तुम गए नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम्हारी फ्लाइट चली गई होगी। राहुल हैरान सा कभी प्रिया को देखता तो कभी अपनी मां को। उसकी मां उसे प्रश्नवाचक नजरों से देख रही थी तो राहुल बोला, मां ये मेरी दोस्त है प्रिया। उसकी मां बोली, अच्छा अच्छा, तुझे बाय बोलने आई होगी ना। प्रिया बोली, जी आंटी। राहुल जा रहा है, फिर पता नहीं कब आएगा। सोचा इससे मिल लूं। राहुल बोला, अभी तो 6 महीने के लिए ही जा रहा हूं। बाकी वहां जाकर ही पता चलेगा कि कितना रुकना पड़ सकता है। प्रिया राहुल की मां के सामने बात करने में सकुचा रही थी। वो कहने लगी, 6 महीने तो बहुत होते हैं। इतने टाइम में तो तुम किसी भी काम में ट्रेन हो जाओगे, है ना आंटी। राहुल की मां बोली, हाँ वैसे 6 महीने बहुत होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। प्रिया फीका सा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ वो तो है। फिर भी कोशिश करना कि जल्दी लौट आओ। यहाँ भी तो कॉलेज चालू है ना तुम्हारा। फाइनल एग्जाम भी तो देने होंगे। राहुल बोला, हाँ फाइनल एग्जाम से पहले ही आ जाऊंगा। तुम किसी क्लासमेट से नोट्स लेकर भेजती रहना, मेरी पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी। प्रिया उदास शक्ल बनाते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं, भेज दूंगी। वो बात कर ही रही थी कि तभी फ्लाइट अनाउंस हुई और राहुल अपनी मां के पैर छूकर जाने लगा। प्रिया का मन था कि एक बार वो भी राहुल के गले लगे, लेकिन राहुल की मां की वजह से वो उसे दूर से ही हाथ हिलाते हुए बोली, वहां पहुंचकर मैसेज करना। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। राहुल ने भी भारी मन से हम कहा। उसकी मां भावुक होकर रोने लगी तो प्रिया अपने आंसू पोंछते हुए उन्हें संभालने लगी। वो राहुल से बोली, तुम जाओ, आंटी के साथ मैं हूं। राहुल बोला, मां का ध्यान रखना, कभी कभी इनसे मिलने घर चली जाना। प्रिया ने नम आवाज में हामी भरी तो राहुल अपना बैग पीठ पर टांगे हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कहते हुए आगे बढ़ गया। प्रिया भी उसे तब तक बाय कहती रही जब तक कि वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। राहुल के जाने के बाद उसकी मां कुछ देर वहीं एयरपोर्ट पर बैठी रोती रही, फिर प्रिया से बोली, चल बेटा अब घर चलते हैं। प्रिया ने कहा, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम गई और वहां जाकर फफक कर रो पड़ी। उसने अब तक जैसे तैसे खुद को रोक रखा था, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट गया और वो अपने आंसुओं को रोक ना सकी। कुछ देर अपना मन हल्का करने के बाद वो मुंह धोकर बाहर आए और फिर राहुल की मां के साथ घर के लिए निकल गई। वीर और सिम्मी फ्लाइट के जरिए असम के लिए निकल गए। वीर आज पहली बार फ्लाइट में बैठा था, जबकि सिम्मी कई बार प्लेन का सफर कर चुकी थी। जब प्लेन ने उड़ान भरी तो डर के मारे वीर की जान हलक में आ गई। वो दम साधे बैठा हुआ था तो सिम्मी बोली, क्या हुआ, तुमने इतना सीरियस फेस क्यों बना रखा है? वीर बोला, फ्लाइट में मेरा फर्स्ट टाइम है, डर लग रहा है। सिम्मी हंसते हुए बोली, अच्छा तो ये बात है। पहली बार तो डर लगता ही है, लेकिन बाद में आदत हो जाती है। वो वीर को बहलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वीर अब भी डर ही रहा था।
सिम्मी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए अपनी आंखें मसल कर लाल कर ली और फिर बोली, वीर जरा मेरी आंख में देखो ना, कुछ चला गया है, बहुत दर्द हो रहा है। वीर ने देखा कि उसकी एक आंख लाल हो गई है। वो उसकी आंख को खोल खोल कर देखने लगा और बोला, कुछ नहीं दिख रहा। सिम्मी बोली, ढंग से देखो ना, बहुत दर्द हो रहा है। वीर बोला, अच्छा 1 मिनट मैं देखता हूँ। ये कहकर वो सिम्मी की आंख में देर तक देखता रहा। फिर उसने धीरे धीरे सिम्मी की आंख में फूंक मारी और बोला, अब ठीक लग रहा है। सिम्मी ने कुछ देर उसे व्यस्त रखा और फिर बोली, हाँ अब ठीक लग रहा है। वीर अब अपनी सीट पर बैठ गया और खिड़की से बाहर देखने लगा। प्लेन अब हवा में था। वीर को पता ही नहीं चला कि कब प्लेन इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया। अब आसमान से जमीन को देखने में उसे बहुत आनंद आ रहा था। करीब 10 बजे उनका प्लेन असम के एक एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और वो दोनों फ्लाइट से उतर गए। वहां उन्हें लेने होटल की तरफ से एक टैक्सी आई हुई थी। वीर और सिम्मी टैक्सी में बैठकर होटल के लिए निकल गए। वो किसी हिल स्टेशन जैसी जगह जा रहे थे जो कि एयरपोर्ट से काफी दूर थी। ऊपर से रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से रास्ता जाम हो रखा था। इसी वजह से उन्हें होटल पहुंचने में देर हो गई। वो रात को 2 बजे होटल पहुंचे और तब तक थकान से बुरी तरह चूर हो गए। वीर ने तो खाना खाया लेकिन सिम्मी को सिर दर्द हो रहा था तो वो बिना खाए ही लेट गई। वीर ने उससे कहा, कुछ खा लेती फिर दवाई ले लेती। सिम्मी बोली, नहीं यार मैं बुरी तरह थक गई हूँ, अब कुछ खाने का मन नहीं है, अभी सो जाती हूँ, सुबह तक सिर दर्द ठीक हो जाएगा। वीर बोला, लाओ फिर मैं तुम्हारे सिर में मालिश कर देता हूँ। ये कहकर वो सिम्मी के सिर में हल्के हाथ से मसाज करने लगा। देखते देखते सिम्मी को नींद आ गई और फिर वीर भी आराम करने लगा। अगली सुबह दोनों आराम से 9 बजे सोकर उठे। उठने के बाद सिम्मी नहा धोकर फ्रेश हुई तो वीर ने पूछा, अब तबीयत कैसी है, सिर दर्द कम हुआ? सिम्मी कहने लगी, हाँ अब ठीक है, कल सफर की वजह से हो रहा था लेकिन अब सही है। अच्छा मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करो ना। वीर ने नाश्ता ऑर्डर किया और खुद नहाने चला गया। फिर दोनों ने साथ में नाश्ता किया और घूमने निकल गए। वो होटल से निकल रहे थे तो होटल का मैनेजर बोला, सर आप लोग कहीं जा रहे हैं? वीर बोला, हाँ आसपास घूमने जा रहे हैं। मैनेजर बोला, सर आपका जो पैकेज बुक हुआ है उसमें कंपनी आपको सिलेक्टेड जगहों पर घुमाने ले जाएगी। वीर ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। मैनेजर बोला, सर आपकी बुकिंग जिस एजेंसी के जरिए हुई है वहां आपका होटल बुकिंग, फेमस जगह घूमने का इंतजाम और खाना पीना सब फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा, सब कंपनी अरेंज करेगी। वीर खुश होते हुए बोला, अच्छा तो ये अच्छी स्कीम है। वैसे कंपनी वाले ट्रिप पर कब ले जाते हैं? मैनेजर बोला, 10 बजे उनकी मिनी बस आती है और गेस्ट को ले जाती है। आपके अलावा भी इस होटल में कुछ गेस्ट हैं जो उसी बस में जाएंगे। तो सर आप कुछ देर वेट कीजिए, बस आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप चाहें तो तब तक होटल के लॉन में एंजॉय कर सकते हैं। वीर ने ओके कहा और फिर वो सिम्मी के साथ गार्डन में आकर टहलने लगा। सुबह सुबह वो इलाका बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों ओर हरियाली और हल्की हल्की ठंड। उन दोनों को वो जगह देखकर ऋषिकेश की याद आ गई। वीर और सिम्मी एक टेबल के पास बैठ गए और प्रकृति के नज़ारे देखने लगे। सिम्मी उसे पूछने लगी, कैसी लगी जगह? वीर बोला, बहुत सुंदर है, चारों तरफ कितनी शांति है ना, शायद इसीलिए तुम्हें असम पसंद है। तभी एक वेटर चाय लेकर आया तो सिम्मी बोली, असम का असली मजा असम की चाय में है, यहाँ जैसी चाय कहीं नहीं मिलती, पीकर देखो। सुबह की हल्की ठंड में वो गर्मागर्म चाय का अलग ही मजा था। दोनों चाय के घूंट भरते हुए हरी भरी पहाड़ियों के आनंद लेने लगे। तभी मैनेजर वहां आया और बोला, सर बस आ गई है। वीर चाय का कप रखते हुए बोला, थैंक्स। चलो सिम्मी। सिम्मी भी अपनी साड़ी संभालते हुए वीर के साथ बस में जाकर बैठ गई और दोनों कुछ अन्य जोड़ों के साथ घूमने निकल गए। बस के ड्राइवर ने कुछ रोमांटिक गाने लगा दिए और गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। सभी कपल इन गानों को सुन सुनकर एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे। वहीं सिम्मी इन सब से बेखबर गाड़ी से बाहर देख रही थी और वीर को भी प्रकृति के नज़ारे दिखा रही थी। कुछ देर तक बस पहाड़ों में घूमती रही और फिर नेशनल पार्क पर आकर रुकी। वहां उतरकर सभी कपल नेशनल पार्क घूमने चले गए। वहां उन्होंने वन्य जीवों और पशु पक्षियों को देखा। कुछ देर वहां घूमने के बाद वो सभी एक खूबसूरत झरना देखने गए। झरने को देखकर वीर के मन में उत्साह जगा और झरने के पानी में नहाने लगा। हालांकि हल्की ठंड थी लेकिन फिर भी उसे झरने के पानी में नहाने में मजा आ रहा था। सिम्मी उसे पानी में नहाते देख बोली, वीर क्या कर रहे हो, ठंड लग जाएगी, बाहर आओ। वीर बोला, तुम भी आओ सिम्मी, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। सिम्मी बोली, ना बाबा ना, मुझे पानी में भीगने का शौक नहीं है, तुम ही नहाओ। ये कहकर वो फोन से वीर की वीडियो बनाने लगी। फिर वो वहीं बैठे पानी में अटखेलियां करने लगी तो वीर उस पर पानी फेंकते हुए मस्ती करने लगा। दोनों यूं ही पानी में खेलते हुए झरने का आनंद ले रहे थे। वीर और सिम्मी हनीमून पर असम गए हुए थे। वहां वो दोनों एक फेमस झरने को देखने गए।
झरना देखकर वीर को उसका बचपन याद आ गया और वो शर्ट उतार कर झरने में नहाने चला गया। सिम्मी ने रोकने की कोशिश की लेकिन वीर मस्त होकर नहाने लगा। सिम्मी भी फिर कुछ दूरी पर पानी किनारे बैठकर पानी में अटखेली करने लगी। तभी वीर को मस्ती सूझी और वो सिम्मी के ऊपर पानी फेंकने लगा। सिम्मी उससे बचती हुई बोली, क्या कर रहे हो? मत करो, मेरे कपड़े भीग जाएंगे। सिम्मी बचने की कोशिश कर रही थी तो वीर झरने से बाहर निकला और सिम्मी को गोद में उठाकर झरने के नीचे ले गया और उसे जमकर नहला दिया। सिम्मी बेचारी नाना करती रह गई और वीर ने उसे भी अपने रंग में रंग लिया। कुछ देर तो सिम्मी को ठंड लगी लेकिन फिर उसे भी झरने में भीगने में मजा आने लगा। अब वो खुद भी साड़ी कमर में ठूसे झरने में नहाने लगी। कुछ देर भीगकर वो दोनों झरने से बाहर निकले और चेंज करके गर्मागर्म मैगी का आनंद लेने लगे। फिर वो वहीं आसपास के इलाकों में घूमते हुए तस्वीर लेने लगे। शाम के वक्त बस वापस होटल की ओर लौटने लगे तो सभी कपल बस में बैठकर वापस होटल आ गए। होटल में सभी कपल्स के लिए लॉन में पार्टी और कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम किया हुआ था। वहां सभी कपल के लिए अलग अलग टेबल्स पर हल्की रोशनी और फूलों की सजावट के साथ डेकोरेशन की गई थे। सभी कपल चेंज करके कैंडल लाइट डिनर के लिए नीचे आने लगे। वीर ने भी चेंज करके कोट पैंट पहना और सिम्मी हल्की सी नेट की साड़ी में बालों को स्ट्रेट किए तैयार हुई। आज सिम्मी का लुक बिल्कुल ही अलग लग रहा था। वो स्ट्रेट बालों में बहुत सुंदर लग रही थी। वीर की नजर बार बार उस पर ही जाकर ठहर रही थी। उसने सिम्मी का हाथ थामा और फिर दोनों लॉन में आकर अपनी टेबल पर बैठकर पार्टी का आनंद लेने लगे। कुछ देर में जब सभी कपल वहां एकत्र हो गए तो मैनेजर बोला, आज की ये पार्टी हमारे सभी गेस्ट के वेलकम के लिए है। यहाँ आपके लिए डेलिशियस कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम है। लेकिन उससे पहले यहाँ मौजूद सभी मैरिड कपल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप यहाँ फ्लो पर आए और कुछ डांस स्टेप के साथ इस पार्टी को यादगार बनाएं। एवरीबडी प्लीज कम ऑन स्टेज। मैनेजर के अनाउंसमेंट के साथ ही कुछ कपल स्टेज पर जाकर लाइट्स में नाचने लगे, जबकि कुछ कपल वहीं बैठे उन्हें देखकर ही आनंदित हो रहे थे। सिम्मी वीर का हाथ पकड़कर बोली, चलो ना वीर, हम भी डांस करते हैं। वीर बोला, लेकिन मुझे डांस करना नहीं आता। होटल पहुंचकर वीर ने सिम्मी को नीचे उतारा और बोला, तुम्हारा पैर ठीक है? सिम्मी हल्का लंगड़ा कर चल रही थी तो वीर बोला, पैर में मोच तो नहीं आई? सिम्मी बोली, नहीं मोच नहीं आई, बस हल्की चोट है, लेकिन मैं चल सकती हूँ। ये कहकर वो वीर का हाथ पकड़कर होटल के अंदर जाने लगी। सिम्मी को लंगड़ाते देखकर स्टाफ में मदद की पेशकश की तो सिम्मी ने मना कर दिया और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए जाने लगी। उसके पैर में दर्द हो रहा था तो वीर ने फिर से गोद में उठाया और कमरे की तरफ ले जाने लगा। इस दौरान सिम्मी एकटक वीर को देखे जा रही थी तो वीर ने पूछा, क्या हुआ? सिम्मी ने मदहोशी भरी नजर से वीर को देखा और फिर उसके करीब जाकर उसके होंठों को चूम लिया। वीर सिम्मी की इस हरकत पर शौक सा रह गया। वो सिम्मी को कमरे में ले गया और उसे बिस्तर पर बैठाकर बोला, तुम रेस्ट करो, तब तक मैं चेंज कर लेता हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम चला गया। कुछ देर में वो वापस आया तो उसने देखा कि सिम्मी बेड पर नहीं थी। वीर ने यहाँ वहां देखा तो सिम्मी की साड़ी का पल्लू बालकनी में लहराता हुआ दिखा। वीर उसे ढूंढते हुए बालकनी में गया और वहां उसने देखा कि सिम्मी बारिश की बूंदों के साथ अटखेली कर रही थी। वीर ने देखा कि वो बारिश में भीगी हुई थी और उसकी गीली साड़ी उसके बदन से चिपकी हुई थी। उसे इस रूप में देखकर वीर के मन में उसके प्रति आकर्षण जाग रहा था। वो खुद को सिम्मी के करीब जाने से रोक नहीं पाया और उसने न चाहते हुए भी कांपते हुए हाथों से सिम्मी के कंधे पर हाथ रख दिया। वीर के छूते ही सिम्मी उसकी ओर पलटी और उसकी बाहों में समा गई। वो उसे गले लगाए कुछ देर तक उसे महसूस करती रही। वीर ने भी सिम्मी को अपनी बाहों में भरा हुआ था। वो आंखें बंद किए सिम्मी के एहसास को फील करते हुए बोला, आई लव यू सिम्मी, आई लव यू सो मच। सिम्मी ने भी उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए कहा, आई लव यू वीर, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी अचानक बिजली कड़की और सिम्मी ने वीर को कसकर पकड़ लिया। वीर उसे समझाते हुए बोला, रिलैक्स, सब ठीक है। सिम्मी अब वीर से अलग हुई और वीर की आंखों में देखने लगी। उसे ना जाने क्यों वीर को देखकर शर्म आ गई और वो शर्माते हुए कमरे की ओर भागने लगी। उसे जाते देख वीर ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगा। वीर को यूं करीब आते देखकर सिम्मी के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और वो शर्माई घबराई सी वीर की बाहों में समा गई। आगे एपिसोड में क्या होने वाला है जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।